हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं का समय बेहद करीब आ चुका है और ऐसे में आखिरी समय की तैयारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आज के इस वन शॉट रिवीजन वीडियो में हम कम समय में पूरे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी सवाल न छूटे। और हाँ, अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा नया स्पेशल बैच शुरू हो चुका है। आप सिर्फ 499 में पूरे फुल कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो बिना देरी किए कोर्स की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा और अब टेलीग्राम पर जाकर के मैसेज कर दीजिएगा। इस क्लास में आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स विथ डायग्राम, 10 ईयर्स PYQ, 1500 प्लस MCQ प्रैक्टिस, लाइव टेस्ट और डॉट सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ANM सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर्निसिस ऑफ वेजाइना, ब्रेस्ट एंड मैमरी ग्लैंड्स, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, पांचवा में है प्यूबर्टी, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन, स्टेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये टॉपिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट है ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, नेक्स्ट है ओव्यूलेशन और प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन, और नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, और लास्ट है इम्प्लांटेशन। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को ये 11 टॉपिक पढ़ना है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो महिला के शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है और फर्टिलाइजेशन के लिए स्थान प्रदान करता है, और भ्रूण जिसको एम्ब्रायो कहते हैं, एम्ब्रायो के विकास व जन्म में मदद करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 2 पार्ट कौन कौन सा है, पहला है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा एक सामूहिक रूप से हम लोग बोलते हैं उसको वल्वा। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। यह आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है, पहले हम लोग फिगर पे देख लेते हैं कि फिगर में हम लोग को कौन कौन सा पार्ट दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, आपको फिगर फ्रेश दिख रहा होगा कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव में सिस्टम में होता है मोन्स प्यूबिस। पहला है मोन्स प्यूबिस, उसके बाद है लेबिया मेजोरा, उसके बाद है लेबिया माइनोरा, उसके बाद है क्लाइटोरिस, उसके बाद है वेस्टिबुल्स। तो यहाँ पे दिया गया है कि यह सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है, सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है, प्यूबिस सिम्फाइसिस को ऊपर एक फैटी टिश्यू का एक पैड होता है जो कि बालों से ढका होता है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है आप लोग को मोन्स प्यूबिस दिख रहा होगा। मोन्स प्यूबिस जो कि एक फैट से भरा हुआ रहता है, जो कि एक पैड होता है, फैटी टिश्यू का एक पैड होता है जो कि बालों से ढका हुआ रहता है। किससे ढका हुआ रहता है, यहाँ पे आपको छोटा छोटा बाल दिख रहा होगा, ये बालों से ढका हुआ रहता है मोन्स प्यूबिस। अब बात करते हैं लेबिया मेजोरा का कि लेबिया मेजोरा कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है यह त्वचा के 2 बड़ी और बाहरी मुड़ी हुई परत होती है। तो यहाँ पे लेबिया मेजोरा आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो मोटा वाला एक लेयर है ये है लेबिया मेजोरा। ये क्या है, लेबिया मेजोरा। अब बात करते हैं हम लोग
लेबिया माइनोरा की, कि लेबिया माइनोरा कहाँ है। तो लेबिया माइनोरा आप लोग को दिख रहा होगा, ये अंदर वाला जो एक पार्ट होता है, ये अंदर वाला जो एक पार्ट होता है ये है लेबिया माइनोरा। वही बाहरी बात करें तो ये है लेबिया मेजोरा। ये क्या है? लेबिया मेजोरा। और इसका अंदर वाला हिस्सा क्या है? लेबिया माइनोरा। अब बात करते हैं हम लोग क्लाइटोरिस की। तो क्लाइटोरिस आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर जो एक छोटा सा दिया गया है इरेक्टाइल ऑर्गन होता है ये क्लाइटोरिस। यहाँ पे आपको क्लाइटोरिस दिख रहा होगा जो कि एक अत्यधिक संवेदनशील इरेक्टाइल ऑर्गन होता है और पुरुष के पेनिस के समरूप होता है। अब बात करते हैं हम लोग वेस्टिब्यूल्स की। वेस्टिब्यूल्स कहाँ पे होता है? तो आप लोग को ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये जो आप लोग को पूरा पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये क्या है? वेस्टिब्यूल्स है। वेस्टिब्यूल्स जो है लेबिया माइनोरा के बीच का क्षेत्र होता है। तो लेबिया माइनोरा कौन सा है? लेबिया माइनोरा तो यही है। लेबिया माइनोरा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है वेस्टिब्यूल्स, जहाँ पे आपको वेजाइनल ओपनिंग दिखने को मिलेगा और यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग आप लोग को दिख रहा होगा और यूरेथ्रल ओपनिंग भी आप लोग को दिख रहा होगा, अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मोन्स प्यूबिस है। ये क्या है? मोन्स प्यूबिस है। अब बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। तो लेबिया मेजोरा ये बाहरी वाला भाग है और लेबिया माइनोरा जो है इसके अंदर एक भाग है वो है। और क्लाइटोरिस की बात करें तो ये रहा क्लाइटोरिस, जो कि इरेक्टाइल ऑर्गन्स माना जाता है। उसके बाद इसका बात करें ये अंदर वाला भाग का, तो ये क्या है? ये वेस्टिब्यूल्स है। ये क्या है? वेस्टिब्यूल्स है। वेस्टिब्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। तो आप लोग समझ गए एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए अब हम लोग को पढ़ना है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब क्या पढ़ना है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन सा भाग होता है? तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग को पढ़ना है वेजाइना, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। तो हम लोग फिगर के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि यूटेरस कौन सा है और फैलोपियन ट्यूब कौन सा है, ओवरी कौन सा है। ठीक है, तो एक बार चलिए फिगर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये है वेजाइना। ये वाला जो एरिया है ये है वेजाइना, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि गर्भाशय ग्रीवा के बाहर की ओर खुलती है। ठीक है, इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। वेजाइना का दूसरा नाम क्या है? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के नाम से वेजाइना को भी जाना जाता है। अब बात करते हैं यूटेरस का। तो यूटेरस कहाँ होता है? तो यूटेरस जो है एक खोखला नाशपाती के आकार का पियर शेप्ड होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जहाँ पे बच्चा जो है विकसित होता है और इसके 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यूटेरस आपको देखने को मिलेगा, ये रहा यूटेरस आपका। ये क्या है? यूटेरस। ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और आप देख रहे हैं कि इसका जो शेप है वो नाशपाती के आकार का है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यूटेरस का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती के आकार का होता है, जहाँ पे बच्चा विकसित होता है। अब बात करते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं। तो इसके जो है कुल यूट्रस के 3 भाग होते हैं। यूट्रस के कितने भाग होते हैं? यूट्रस के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला होता है फंडस। पहला क्या होता है? फंडस। दूसरा क्या होता है? बॉडी। और तीसरा होता है सर्विक्स। और यूट्रस की दीवार की बात करें तो इसमें 3 लेयर्स होती है। यूट्रस की दीवार में 3 लेयर्स होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जब आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा कि यूट्रस के 3 भाग होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? फंडस। पहला हो गया फंडस। अब दूसरा में लिखेंगे बॉडी, और तीसरा में लिखेंगे सर्विक्स। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को एग्जाम में लिखना है, ऐसे टू द पॉइंट। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे जो नोट्स बनाया हुआ है ऐसे तो बस आप लोगों को कम जगह में अट जाए इसीलिए लिखा गया है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में ऐसे लिखना है 1 2 3। अब लेयर्स की ही बात करें तो 1 में लिखिएगा इंडोमेट्रियम, 2 में लिखिएगा मायोमेट्रियम और 3 में लिखिएगा
पेरीमेट्रियम। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब चलिए अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की कि फैलोपियन ट्यूब कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा फैलोपियन ट्यूब फीमेल में कहाँ है। तो फैलोपियन ट्यूब आपको यहाँ पे ये नाली के आकार का जो दिख रहा है ये दोनों तरफ पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब जो है गर्भाशय के दोनों ओर स्थित दो नलिकाएं होती है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये नाली के आकार की जो है ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके मुख्य दो भाग होते हैं, इनफंडिबुलम और एम्पुला। इनफंडिबुलम और एम्पुला और इस्थमस होते हैं, ये तीन भाग होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। पहला क्या होता है इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। अब बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा फैलोपियन ट्यूब के पास यहाँ पे अंडाकार शेप में ओवरी है। ये दोनों ओवरी की संख्या कितनी होती है 2। ओवरी को ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ओवरी होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और ओवरी के आकार की बात करें तो ये बादाम के आकार के होते हैं। इनका कार्य जो है एग बनाना होता है और हार्मोन बनाना होता है। ओवरी कौन कौन सा हार्मोन बनाता है, तो एस्ट्रोजन बनाता है और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग फॉर्निसिस ऑफ वेजाइना की कि फॉर्निसिस ऑफ वेजाइना क्या है। यहाँ पे आप लोग को वन सीट में फटाफट रिवीजन करवाया जा रहा है, ये सारा जो है ऑनलाइन बैच में पढ़ाया गया है। बाकी आपको फुल डिटेल्स में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, डाउट क्लियर करके पढ़ना है, तो आप लोग ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। सिर्फ 499 में आपको मिल रहा है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के मैसेज करिए, वहाँ पे फटाफट आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आप बैच परचेज करके ऑनलाइन बैच में ज्वाइन हो जाइएगा। फॉर्निसिस ऑफ वेजाइना में हम लोग को क्या पढ़ना है कि फॉर्निसिस ऑफ वेजाइना जो होता है ये वेजाइना का ऊपरी हिस्सा होता है। फॉर्निसिस क्या होता है, वेजाइना का ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा में जाकर के मिलता है, वहाँ सर्विक्स के चारों ओर खाली जगह या खांचे बन जाते हैं जिन्हें फॉर्निसिस कहा जाता है। फॉर्निसिस की संख्या जो होती है 4 होती है, एंटेरियर फॉर्निसिस, पोस्टेरियर फॉर्निसिस और लेटरल फॉर्निसिस 2 होती है। एंटेरियर फॉर्निसिस गर्भाशय ग्रीवा के ठीक आगे स्थित होगा। वही पोस्टेरियर फॉर्निसिस की बात करें तो यह गर्भाशय ग्रीवा के पीछे स्थित होता है और सबसे गहरा फॉर्निसिस होता है। लैटरल फॉर्निसिस की बात करें तो इसकी संख्या 2 होती है। यह गर्भाशय ग्रीवा के दोनों तरफ दाएं और बाएं स्थित होती है। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ना है ब्रेस्ट एंड मेमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है फिगर के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखाया जाएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिगर आप लोग को दिखाया जाएगा। तो स्तन ब्रेस्ट जो है महिलाओं में पाए जाने वाले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था, तो ओवरी था। वही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो वो है ब्रेस्ट। ये ग्रंथिदार उत्तक ग्लैंडर टिश्यू और वसा से बने होते हैं जिनका मुख्य कार्य होता है शिशु के पोषण के लिए दूध का उत्पादन करना। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो लग रहा होगा कि बहुत फास्ट चल रहा है तो आप लोग इसको स्लो कर सकते हैं, और जिनको लग रहा होगा कि रिवीजन करना है ऑनलाइन बैच जो किए होंगे तो वो आप लोग 2x पे देख सकते हैं। ठीक है, 1.5x पे देख सकते हैं, और जिनको लग रहा होगा कि बहुत फास्ट है वो स्लो करके देख सकते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, ब्रेस्ट को। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, ओवरी को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट की। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में क्या क्या होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में होता है लोब एंड एल्बोली, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस सीनस, निप्पल और एरियोला होता है। लोब और एल्बोली जो होता है प्रत्येक स्तन में 15 से 20 ग्रंथिदार लोब्स होते हैं। इस लोब्स के अंदर अंगूर के गुच्छों जैसी कोशिकाएं एल्बोली कहते हैं। यह कोशिकाएं दूध का स्राव करती है। लोब एल्बोली क्या करती है, दूध का स्राव करती है। और लैक्टिफेरस डक्ट्स की बात करें तो एल्बोली से निकलने वाली जो छोटी नलिकाएं मिलकर के एक बड़ी नलिका बनाती है जिसे लैक्टिफेरस डक्ट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं लैक्टिफेरस सीनस की। तो निप्पल के ठीक पीछे ये नलिकाएं
थोड़ी चौड़ी हो जाती है, जहाँ दूध जो है अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पररी रूप से जाकर के जमा हो जाता है। अब बात करें निप्पल की, तो स्तन के केंद्र में स्थित उभरा हुआ भाग होता है जहाँ से दूध जो है बाहर निकलता है। अब बात कर रहे हैं एरियोला की, तो निप्पल के चारों तरफ एक गहरा पिगमेंट डार्क सर्कुलर क्षेत्र होता है जिसको मोंटोगोमरी ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रदान करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड का पिक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा जो है लोब और एल्बोली कहाँ है, और लेक्टिफेरस डक्ट्स कहाँ है, और लेक्टिफेरस सीनस कहाँ है, और निप्पल कहाँ है, और एरियोला कहाँ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो निप्पल वाला एरिया होता है, ये जो निप्पल वाला एरिया है एकदम टू द पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और ये जो काला एक डार्क सर्कुलर होता है ये क्या है, एरियोला है। और सीनस, ये लेक्टिफेरस सीनस की बात करें जो कि निप्पल के ठीक पीछे होता है जहाँ से दूध की धारा रक्त प्रवाह आती है, तो ये क्या है, लेक्टिफेरस सीनस। और लेक्टिफेरस डक्ट की बात करें तो ये जो एक सीरा जा रही है ये क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट है। अब एडिपोज टिश्यू जो कि वसा से निर्मित होता है, एडिपोज टिश्यू ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको ये है एडिपोज टिश्यू। और पेक्टोरेल्स मेजर की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और पेक्टोरेल्स माइनर का बात करें जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड की बात करें कि लोब कितने होते हैं, तो 15 से 20 लोब होते हैं एक गुच्छे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा छोटा ये अंगूर के गुच्छों जैसा दिख रहा है वो क्या है, अंगूर का लोब है, मेमोरी ग्लैंड का लोब है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक फिगर के माध्यम से। तो अब हम लोग चलिए अब बात करते हैं आगे टॉपिक पे, क्योंकि वन शूट रिवीजन करना है, फटाफट ख़त्म करना है पॉइंट वाइज क्लियर करके। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस ऑफ मिल्क, यानी कि दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया की दूध बनने और निकलने की जो प्रक्रिया होती है पूरी तरीके से हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। दूध बनने और निकलने की प्रक्रिया पूरी तरीके से कैसे नियंत्रित होती है, तो पूरी तरीके से हार्मोन से नियंत्रित होती है, जो मुख्य रूप से 2 चरणों में समझा जाता है। पहला प्रोलैक्टिन हार्मोन, पहला क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन में क्या होता है कि गर्भावस्था के बाद पिट्यूटरी ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है जो कि एल्वोली कोशिकाओं को दूध बनाने के लिए उत्तेजित करता है, एक्साइटेड करता है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, जिससे दूध बाहर निकलता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन से दूध का निर्माण होता है, वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन से दूध बाहर निकलता है। तो जब शिशु निप्पल को चूसता है, सकिंग रिफ्लेक्सेस होती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, और यह हार्मोन मायो एपिथेलियम कोशिकाओं को सिकुड़ता है जिससे दूध बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुएशन पे कि प्यूबर्टी ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है। तो प्यूबर्टी वह अवस्था होता है जब लड़का या लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से मैच्योर होते हैं और प्रजनन के योग्य बनते हैं, तो उसी को कहा जाता है प्यूबर्टी। लड़कियों में यह जनरली जो है 10 से 14 वर्ष की आयु में प्यूबर्टी की स्टार्ट हो जाती है। और लड़की में कौन कौन सी चेंजेस आती है प्यूबर्टी में, तो प्यूबर्टी में लड़कियों में आती है स्तन का विकास, प्यूबिक बालों का आना, मासिक धर्म की शुरुआत, ये सभी चीज़ें जो है प्यूबर्टी आने के बाद लड़कियों में चेंजेज आते हैं। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो यह जो है महिलाओं में हर महीने 28 दिनों में होने वाला एक चक्रीय प्रवाह है, जिसमें गर्भाशय के आंतरिक परत जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम टूट करके रक्त के रूप में योनि के मार्ग से जो है बाहर निकलता है। और मासिक धर्म को, प्रथम मासिक धर्म को क्या कहा जाता है, मीनार्की कहा जाता है। यह आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके हमेशा के लिए रुक जाने, जो कि 45 से 50 वर्ष में जो महिलाओं का रुक जाता है मासिक धर्म, उसको कहा जाता है मेनोपॉज। तो मीनार्की और मेनोपॉज आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रथम मासिक धर्म को क्या कहा जाता है, मीनार्की, और हमेशा के लिए जो मासिक धर्म रुक जाता है उसको क्या कहा जाता है, मेनोपॉज। अब बात करते हैं स्टेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब बात करते हैं स्टेजेज ऑफ
मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो चक्र की अवस्थाएं होती है वो 4 फेज में डिवाइड होती है। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा है ल्यूटियल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज की जो अवधि होती है वो 1 से 5 दिन होती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें इंडोमेट्रियम परत का टूटना और ब्लीडिंग होता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि 6 से 13 दिन का ये अवधि होता है। इसमें FSH हार्मोन के प्रभाव से ओवरी में फॉलिकल मैच्योर होता है और एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण होता है। अब ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो ये 14वां दिन होता है। इसमें LH हार्मोन का स्तर जो अचानक से बढ़ जाता है। LH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है। अब बात करते हैं ल्यूटियल सेक्रेटरी फेज की, जो कि 15 से 28 दिन की होती है। इसमें खाली फॉलिकल का कॉर्पस ल्यूटेम में बदलना जो कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पुरुष के शरीर का वह भाग होता है जो स्पर्म और नर हार्मोन का निर्माण करता है और इसके सभी भागों का विवरण किया जाता है। तो पहला क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा क्या है, एसेसरी डक्ट्स, तीसरा है एसेसरी ग्लैंड और चौथा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को कहा जाता है पुरुष में। ठीक है, यह अंडकोश की थैली स्क्रूटम के भीतर शरीर के बाहर स्थित एक जोड़ा अंडाकार अंग होता है। शरीर के बाहर होने के कारण यह शुक्राणु निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस के शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम लोग एसेसरी डक्ट्स में कि एसेसरी डक्ट्स को कितने होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने सहायक नलिकाएं होती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एपिडिडाइमिस होता है, वास डिफरेंस होता है और यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड में एपिडिडाइमिस क्या होता है, तो यह ब्रीसन के पीछे स्थित एक लंबी कुंडलित नली होती है जहाँ पे शुक्राणु जो है स्पर्म जो है मैच्योर होता है और स्टोर होता है। वास डिफरेंस की बात करें तो यह शुक्राणु को एपिडिडाइमिस से आगे सेमिनल वेसिकल तक ले जाने वाली नली होती है। और यूरेथ्रा की बात करें तो यह पुरुष में मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर निकालने का मार्ग साझा करती है, इसलिए कॉमन पाथवे का नाम दिया जाता है यूरेथ्रा को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कॉमन पाथवे की बात करें तो कौन सा होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एसेसरी ग्लैंड की। तो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, जिसको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो एसेसरी ग्लैंड यह वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है, जिसमें फ्रक्टोज होता है और शुक्राणु को एनर्जी देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये अखरोट के आकार की ग्रंथि होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार कैसा होता है, अखरोट की आकार का होता है, जो कि एक क्षारीय तरल होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है, जो कि वेजाइना के अम्लीय माध्यम को न्यूट्रल कर देता है, उदासीन करता है। अब बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल कॉपर्स ग्लैंड की। तो बल्बो यूरेथ्रल कॉपर्स ग्लैंड जो है मैथुन के द्वारा लुब्रिकेशन प्रदान करती है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं। बाहरी अंग कौन सा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहरी अंग होता है पेनिस। यह एक इरेक्टाइल मस्कुलर अंग होता है जो कि वीर्य को मादा के वेजाइना में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। अब चलिए हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाहरी भाग की बात करें तो बाहरी भाग जो है पेनिस है, जो कि दिखाई दे सकता है। वही इंटरनल की बात करें तो होता है यूरेथ्रल। उसके बाद वासा डिफरेंस की बात करें तो ये जो नलिका दिख रही है ये क्या है, वासा डिफरेंस है। और एपिडिडाइमिस की बात करें तो ये रहा एपिडिडाइमिस। और स्क्रूटम जो बोले थे एक थैलोन्यूमा स्ट्रक्चर होता है
ये 2 स्क्रूटम होता है और स्क्रूटम के अंदर एक अंडा जैसा शेप्ड में होता है जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस का नाम दिया जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिख रहा होगा। सेमिनल वेसिकल्स ये 2 पाई जाती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। और यूरिनरी ब्लैडर जो है आपको दिख रहा होगा कि यह है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन सा है, पेनिस है, बाकी इंटरनल जेनिटेलिया था। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, ओवेल्यूएशन और कॉन्सेप्शन की। तो गैमेटोजेनेसिस, ओवेल्यूएशन और कॉन्सेप्शन क्या होता है, तो गैमेटोजेनेसिस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जनन कोशिकाओं यानी कि गैमिट्स बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमिट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि पुरुष के वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है। यह प्यूबर्टी पर शुरू होती है और इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा स्पर्मेटिड्स और उसके बाद बनेगा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जिसको बोला जाता है स्पर्म। अब बात करते हैं oogenesis की। तो oogenesis जो है अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। यह प्रक्रिया बच्ची के जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, यानी कि इंट्रायूटेरन लाइफ में ही शुरू हो जाती है, लेकिन प्यूबर्टी पर जाकर के पूरी होती है। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन की कि ओव्यूलेशन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन में एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी ओसाइट का ओवरी से बाहर निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। यह LH हार्मोन के अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। अब प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन की बात करें, प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन की बात, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जब एक परिपक्व अंडाणु यानी कि मैच्योर अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है और फॉलोपियन ट्यूब में पहुँचता है और उसी समय संभोग के द्वारा पुरुष के शुक्राणु वहाँ पहुँचते हैं तो दोनों का मिलन होता है। इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, कॉन्सेप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्सेप्शन कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे कि निषेचन क्या होता है और इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का परिभाषा की बात करें तो मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु के न्यूक्लियस के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया होती है वही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी कि मादा का अंडाणु इधर से जाएगा, उधर से पुरुष का शुक्राणु आएगा और दोनों के फ्यूजन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो यह फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में संपन्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में है कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन और जाइगोट फॉर्मेशन। तो कैपेसिटेशन, वैजाना में प्रवेश के बाद शुक्राणु में कुछ बदलाव आते हैं जिससे उसके तैरने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कैपेसिटेशन। दूसरा है एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसमें शुक्राणु का ऊपरी भाग एक्रोसोम के कुछ एंजाइम जैसे हाइलायूरोडिएज छोड़ता है जो कि अंडाणु की बाहरी परत जोना पेलुसॉइड को गला देता है। अब बात करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। तो जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो ओवम की सतह पर एक सुरक्षात्मक झिल्ली बन जाता है ताकि दूसरा स्पर्म जो है अंदर ना आ सके, यानी कि ब्लॉक कर देता है। अब बात करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन की। तो दोनों के क्रोमोजोम मिलकर के एक डाइप्लॉइड कोशिका बनाता है जिसको क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। तो इम्प्लांटेशन जो है निषेचन के बाद जाइगोट में तीव्र कोशिका विभाजन होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है फटाफट सेल डिवीजन होने लगता है जिसको क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। क्लीवेज से शुरू होता है। अब इसमें आता है मोडुला से ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। जाइगोट विभाजित होकर के पहले 18 से 16 कोशिकाओं का एक ठोस गोला बना लेता है जिसे क्या कहा जाता है, मोडुला। इसके बाद यह खोखली संरचना में बदल जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। अब बात करते हैं गर्भाशय में पहुंचता है। तो निषेचन का यानी कि फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन बाद यह ब्लास्टोसिस्ट तैरते हुए गर्भाशय की गुहा में पहुंचता है।
उसके बाद होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि निषेचन के ठीक 6वें से 7वें दिन ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत के गर्भाशय की आंतरिक परत, जिसको इंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है, तो इंडोमेट्रियम से जो है चिपक जाती है और उसके अंदर धंस जाती है। इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया 11वें दिन पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है और इसके सफल होने पर महिला को आधिकारिक रूप से प्रेग्नेंट मान लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे सेकेंड यूनिट, फीमेल पेल्विस और फीटल स्कल का। तो फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैच में सारा पढ़ा हुआ है। आप लोग पढ़े ही होंगे, जो ऑनलाइन बैच लिए हुए, जो नहीं पढ़े हैं उनको कम से कम इतना पता चल गया होगा कि क्या क्या पढ़ाई हो रहा है। और आप लोग को भी अगर डिटेल्स में लेना है तो बैच आप लोग ले लीजिए, सिर्फ 499 आपको फुल कोर्स मिलेगा। अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो आप 29 रुपये में एक PDF ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से, मेरी एडवाइस माने तो आप लोग बैच ले लीजिए, ताकि आपको लाइव क्लास डेली मिलेगा, मॉक टेस्ट डेली देने को मिलेगा, MCQ क्वेश्चन मिलेगा, PDF भी सारा मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड यूनिट है हमारा ANM सेकंड ईयर का, फीमेल पेल्विस और फीटल स्कल। फीमेल पेल्विस में हम लोग क्या पढ़े थे ऑनलाइन बैच में कि पेल्विस जो है एक हड्डियों का महत्वपूर्ण ढांचा है, जिससे होकर के प्रसव के समय बच्चा बाहर निकलता है। इसलिए नर्सिंग परीक्षाओं में व्यवहारिक ज्ञान के लिए इसका अध्ययन आवश्यक माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे बोन्स ऑफ पेल्विस, कि बोन्स ऑफ पेल्विस कितना बोन्स मिलकर के पेल्विस बना हुआ है। तो महिला पेल्विस जो है मुख्य रूप से 4 बोन्स से मिलकर के बना हुआ। कौन कौन सा है, आप लोग वीडियो पॉज करके बताइएगा, वो 4 हड्डी कौन कौन सा है। तो 2 इनोमिनेंट बोन है, जिसको हिप बोन के भी नाम से जाना जाता है, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिक्स। तो ये 4 बोन मिलकर के पेल्विस बना हुआ है। इनोमिनेंट बोन को हिप बोन के नाम से जाना जाता है। यह दोनों तरफ के 2 बड़ी हड्डी होती है। यह स्वयं 3 हड्डी के आपस में फ्यूज होने जुड़ने से बनती है। कौन कौन सा वो 3 हड्डी होता है, तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम जो ऊपर का चौड़ा पंख जैसा भाग होता है, इस्चियम जो कि नीचे का मजबूत हिस्सा होता है जिस पर हम बैठते हैं। आप लोग को बैच में बताया गया था कि इस्चियम को और किस नाम से जाना हो जाता है। आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और फटाक से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, प्यूबिस होता है जो कि आगे का भाग, जो कि दोनों तरफ से आकर आपस में जुड़ता है। सैक्रम की बात करें तो पीछे की तरफ स्थित एक त्रिकोणीय हड्डी होती है, जो कि 5 कशिकाओं से मिलकर के बनती है। अब बात करते हैं कॉक्सिक्स की। तो कॉक्सिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो कॉक्सिक्स का दूसरा नाम है टेल बोन। यह प्रसव के समय पीछे मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, ताकि बच्चे को आगे बढ़ने की जगह मिल सके। अब बात करते हैं हम लोग जॉइंट ऑफ पेल्विस की, कि पेल्विस में कितने जॉइंट पाए जाते हैं, फटाफट बताना आप लोग। तो पेल्विस में कुल जॉइंट जो है 4 पाए जाते हैं। कौन कौन से वो चारों जॉइंट होते हैं, तो सैक्रोइलियक जॉइंट 2 ठो होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस 1 ठो होता है और सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट 1 होता है। सैक्रोइलियक जॉइंट जो कि सैक्रम और इलियम के बीच का जोड़ होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कि आगे की तरफ दोनों प्यूबिस हड्डी के बीच का जोड़ होता है, और सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट जो कि सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच का जोड़ होता है, जो कि काफ़ी लचीला होता है। अब बात करते हैं पेल्विस लैंडमार्क की। पेल्विस में कितने लैंडमार्क होते हैं, बताइए कितना लैंडमार्क होता है। तो पेल्विस में जो है कुल 8 लैंडमार्क होता है। 8 लैंडमार्क होता है। बुक में आप लोग पढ़े होंगे कि 9 लैंडमार्क होता है। तो 8 लैंडमार्क हम लोग पीछे से आगे बढ़ते हुए याद कर लेते हैं। पहला है सैक्रल प्रोमोन्ट्री, दूसरा है सैक्रम आला विंग्स, तीसरा है सैक्रोइलियक जॉइंट, और चौथा है इलियोपेक्टेनियल लाइन, पांचवा है इलियोपेक्टेनियल इमिनियंस, छठा है सुपेरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, सातवां है प्यूबिक क्रेस्ट और आठवां है सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब बात करते हैं डायमीटर का, कि कितने डायमीटर होते हैं पेल्विस में। तो पेल्विस में 3 डायमीटर होते हैं मुख्य रूप से। पेल्विस के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा, इनलेट कैविटी और आउटलेट। इनलेट जो एंटेरो पोस्टेरियर भाग में जब बच्चा रहेगा, एंटेरियो पोस्टेरियर में, तो 11 सेंटीमीटर होगा पहले जब इनलेट में आएगा, फिर 12 सेंटीमीटर जब आउटलेट में आएगा, तो 13 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। वही जब बच्चा ऑब्लिक रहेगा तो तीनों का एक ही रहेगा। इनलेट में भी 12 सेंटीमीटर, कैविटी 12 सेंटीमीटर और आउटलेट में भी 12 सेंटीमीटर। जब बच्चा ट्रांसवर्स रहेगा तो इनलेट में आएगा तो 13 सेंटीमीटर, फिर कैविटी में 12
18 सेंटीमीटर और आउटलेट में 11 सेंटीमीटर। याद रखने का यहाँ पे आसान तरीका दिया हुआ है कि एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है ऊपर से ठीक नीचे की तरफ बढ़ता है 11, 12, 13। वही ट्रांसवर्स रहेगा तो 13, 12, 11 और कैविटी में तो तीनों एक ही होते हैं 12 सेंटीमीटर। और टाइप्स ऑफ पेल्विस की बात करते हैं तो पेल्विस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट कमेंट में बताना। तो पेल्विस जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गैनेकॉइड पेल्विस जो कि 50% महिलाओं में पाया जाता है और इसका शेप गोल होता है और यह सामान्य डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरा है एंड्रॉयड जो कि 20% महिलाओं में पाया जाता है जिसका शेप कैसा होता है, हार्ट शेप का होता है। ये जो पुरुष जैसा पेल्विस होता है, सामान्य पुरुषों में इसको कठिनाई होती है। तीसरा एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो कि 25% महिलाओं में पाया जाता है जो कि लंबा अंडाकार ओवल शेप का होता है। यह मध्यम होता है, इसमें प्रसव सामान्य रूप से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चौथा बात करें तो प्लेटिप्लॉइड होती है जो कि 5% महिला में पाई जाती है, जो बिल्कुल चपटा होता है। इसमें बहुत ही मुश्किल प्रसव होता है, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। अब हम लोग को पढ़ना है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ये बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है बहुत अच्छे से डीपली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि जब पेल्विस का व्यास सामान्य से 1.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक छोटा होता है तो बच्चा आसानी से पास नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण होता है रिकेट्स, ऑस्टोमेलेसिया, स्पाइन डिफॉर्मिटी और ट्रॉमा। रिकेट्स जो कि बचपन में विटामिन डी की कमी से पेल्विस की हड्डियां चपटी हो जाती है। ऑस्टोमेलेसिया जो कि वयस्कों में हड्डी का कमजोर हो जाता है। स्पाइन डिफॉर्मिटी जो कि रीढ़ की हड्डी में किफोसिस कुबड़ हो जाता है। और ट्रॉमा जो कि एक्सीडेंट या फ्रैक्चर के कारण हड्डी का टेढ़ा जुड़ाव हो जाता है। यहाँ पर सीपीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है सिफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि बच्चे का सिर जो है माँ के पेल्विस के आकार के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, जो कि संकुचित पेल्विस में सीपीडी होने पर हमेशा सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग फीटल स्कल की। तो फीटल स्कल जो है बच्चे का सिर प्रसव के समय पेल्विस के दबाव के अनुसार अपने आकार को छोटा कर लेता है, इसी को मोल्डिंग कहा जाता है। आप लोग को ऑनलाइन बैच में पहले इंट्रोडक्शन बताया गया होगा फीटल स्कल का, फिर डेफिनेशन बताया गया होगा, सारा पार्ट्स बताया होगा, देन आपको ये सब चीज़ें बताया गया होगा। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे बस रिवीजन करना है हम लोग को, तो इसलिए एकदम पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और बोन्स कितने होते हैं खोपड़ी में? तो खोपड़ी में जो है कुल 5 महत्वपूर्ण हड्डियां होती है, 2 फ्रंटल बोन, 1 पेराइटल बोन, 2 पेराइटल बोन और 1 ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, और सूचर्स कितने होते हैं? तो सूचर्स जो है कितने होते हैं? 3-4 सूचर्स होते हैं। ठीक है, तो सूचर्स किसे कहते हैं? तो हड्डियों के बीच की खाली झिल्लीदार संकरी को सूचर्स कहते हैं। पहला कौन सा फ्रंटल सूचर्स है जो कि फ्रंटल हड्डी के बीच का जोड़ है। दूसरा है सेजाइटल सूचर जो कि दोनों पेराइटल हड्डी के बीच का जोड़ है। और तीसरा है कोरोनल सूचर जो कि फ्रंटल और पेराइटल हड्डियों के बीच का जोड़ होता है। अब है लेम्बॉइडल सूचर जो कि पेराइटल और ऑक्सीपिटल हड्डी के बीच वाला जोड़ होता है। फोंटानेल्स कितने होते हैं? जहाँ पे बहुत सारे सूचर्स आकर के मिल जाते हैं वहाँ खाली जगह पर उसी को फोंटानेल्स कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 2 होता है। पहला होता है एंटेरियर फोंटानेल, दूसरा होता है पोस्टेरियर फोंटानेल। एंटेरियर फोंटानेल को ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है, पोस्टेरियर फोंटानेल को लेम्डा के नाम से जाना जाता है। एंटेरियर जो कि आगे की तरफ होता है और इसका आकार डायमंड और पतंग के जैसा होता है। एंटेरियर फोंटानेल जन्म के 18 महीने यानी कि 1.5 साल के बाद पूरी तरीके से बढ़ जाता है। वही पोस्टेरियर फोंटानेल जिसको लेम्डा के नाम से जाना जाता है, यह पीछे की तरफ होता है। इसका आकार ट्रायंगुलर शेप में होता है और यह जन्म से 6 से 8 सप्ताह में बंद हो जाता है। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव इंपॉर्टेंस दिया गया है कि मोल्डिंग क्या है। तो प्रसव के दौरान हड्डी का एक दूसरे पर चढ़ना जिससे सिर का व्यास घट जाता है और सुरक्षित प्रसव में मदद मिलती है, वही मोल्डिंग है। अब पीबी एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रसव के समय इसके माध्यम से छूकर पता लगाया जाता है कि बच्चे का सिर सीधा है या उल्टा है। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन, लाई और प्रेजेंटेशन एटीट्यूड की। तो गर्भाशय में बच्चे की स्थिति और लेटने के तरीके को बताया जाता है लाई में। लाई क्या होता है? स्थिति जो कि माँ की रीढ़ की हड्डी के सापेक्ष बच्चे की रीढ़ की हड्डी की स्थिति होती है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होता है जो माँ और बच्चे की रीढ़ की हड्डी एक सीध में हो, 99% में वैसा ही होता है, बच्चे और माँ की रीढ़ की हड्डी एक सीध में होती है। और ट्रांसवर्स बच्चा जो है आरा लेटा होता है जो कि नॉर्मल डिलीवरी
उसमें संभव नहीं होता है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो बच्चे का जो भाग माँ के पेल्विस के सबसे नीचे यानी कि इनलेट में होता है, तो कौन सा भाग पहले इनलेट में आ रहा है वही है प्रेजेंटेशन। किसी बच्चे का सिफेलिक होता है जिसमें सिर नीचे आ जाता है, जो सबसे सामान्य होता है। दूसरा है ब्रीच, जो कि बच्चा का कूल्हा और पैर पहले इनलेट में आ जाता है। तीसरा है सोल्जर, जो कि बच्चा का कंधा इनलेट में आता है पहले, उसी को सोल्जर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें तो पीवी जांच करने के लिए सबसे पहले स्पर्श होने वाला जो विशिष्ट भाग, जैसे सिर के नीचे होने पर वर्टेक्स, जो कि चांद का हिस्सा छुआ जाता है, वही है प्रेजेंटिंग पार्ट। अब बात करते हैं एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड जो है बच्चे के अपने अंगों का एक दूसरे के संबंध होता है। फ्लेक्शन, जो कि सामान्य होता है, बच्चे की ठुड्डी उसकी छाती से अलग होती है और हाथ पैर जो होते हैं एकदम मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन, जो कि सिर पीछे की ओर फैला होता है, जो कि जिसमें बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन में जो है बच्चे के सिर के पिछले हिस्से ऑक्सीपिट माँ के पेल्विस के 8 बिंदुओं के साथ संबंध रखता है। इसमें LOA सबसे कॉमन और उत्तम पोजीशन होता है। LOA का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। तो आप लोग को दोनों चैप्टर का यहाँ पे रिवीजन करवा दिया जा चुका है। अगर आप लोग को अभी भी लगता है कि हमको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मैम, तो आप लोग ले सकते ANM सेकेंड ईयर का बैच, जो सिर्फ आपको 499 में फुल कोर्स मिल जाएगा। आपको लाइव क्लासेस में मिलेगा, PDF नोट्स भी उसी में मिल जाएगा, 10 इयर्स का PYQ मिल जाएगा, 1500 प्लस MCQ प्रैक्टिस मिल जाएगा, लाइव टेस्ट डॉट सेशन, ये सारा चीज़ मिलेगा। अभी आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के मैसेज करिए, टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और वैसे आपको सिर्फ PDF लेना है तो PDF आपको ₹29 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो देखने को आपको मिले, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।